नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वर्ष 2025 हम सबको अलविदा कहने जा रहा है और वर्ष 2026 वक्त की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। और जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो वर्ष 2025 कितना महत्वपूर्ण रहा और खासकर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल और बाकी शोबों की बात करें जिनका प्रभाव सीधे सीधे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वर्ष 2025 की अगर बात करें कितना महत्वपूर्ण ये वर्ष था, क्या चुनौतियां थी और खासकर वर्ष 2026 की अगर बात करें क्या एक विजन लेकर जम्मू कश्मीर वर्ष 2026 में एंटर करने जा रहा है, क्या रोड मैप खासकर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को लेकर रहेगा। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर उद्योग जगत की एक बड़ी व्यक्ति मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्री मानिक बत्रा जी, जो चेयरमैन है एसोचैम जम्मू एंड कश्मीर। मानिक जी, स्वागत है आपका। थैंक यू विवेक जी। वर्ष 2025 की अगर बात करें इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले वर्ष एक नई लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड उमर सरकार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और काफ़ी उम्मीदें खासकर 2025 से लग रही थी इन्वेस्टमेंट्स और अर्थव्यवस्था को लेकर। लेकिन सिक्योरिटी और खासकर बाइसरन ने उस उम्मीद पर हल्का सा पानी फेरा। लेकिन इन टोटो किस नज़रिए से जम्मू कश्मीर में उद्योग जगत को आप देखते हैं? सबसे पहले अगर हम इंडस्ट्रियल सिनेरियो की अगर बात करें, हाउ वाज द ईयर 2025? विवेक जी, अगर देखें जो ईयर 2025 था एक मिक्स बैग ही था। अच्छी बात ये थी कि एक चुनिंदा सरकार थी, नॉमिनेटेड गवर्नमेंट थी। फर्स्ट बजट काफ़ी देर बाद आया और बजट में काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट्स की गई टूरिज्म को, इंडस्ट्रीज़ को लेके और स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट्स की गई। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर अच्छा चल रहा था, बट जैसा आपने कहा वो अनफॉर्चुनेट जो बाइसन वाला अटैक हुआ उसके बाद थोड़ा सा टूरिज्म जो एक तरह से बैकबोन है J&K की, उसके बाद टूरिज्म पे इफेक्ट आना शुरू हुआ। बुकिंग्स बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी बुकिंग्स कैंसिलेशन शुरू हुई, टूरिज्म डिक्लाइन पे था। थोड़ा कहीं स्टेबलाइज होने का टाइम आया तो फ्लड्स की सिचुएशन आ गई, क्लाउड बर्स्ट हो गए, उससे जो वैष्णो देवी पिलग्रिमेज थी वो भी इफेक्ट हुई और टूरिज्म डिक्लाइन पे ही रहा पूरा साल। अभी लेट्स होप कि अब कह रहे हैं दिसंबर में रिवाइव हो रहा है, लेट्स होप कि जो फिगर्स आए वो पॉजिटिव फिगर्स हों। इंडस्ट्री वाइज भी अच्छा रहा, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी आई हैं, नए इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप हो रहे हैं काफ़ी सारे। और हम जहाँ तक देख रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट हुई है इस साल J&K में, इंडस्ट्रीज में। स्टार्टअप्स के लिए अच्छा साल रहा है, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ने इंक्यूबेट हुए हैं क्योंकि IITs IIMs आने की वजह से इंक्यूबेशन को काफ़ी बढ़ोतरी मिली है, उनको गाइडेंस मेंटरशिप मिल रही है इंस्टीट्यूशन से, तो स्टार्टअप्स की तरफ भी एक अच्छा रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर भी अच्छा रहा, एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस था, जो गवर्नमेंट ने बजट में भी रखा, वो तो एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान था उसकी तरफ था। और ओवरऑल जो हाई यील्ड क्रॉप्स हैं जैसे वॉलनट हो गए, सैफरन हो गए, उन पे फोकस किया गया। तो ओवरऑल मिक्स था सिनेरियो, बट अच्छा रहा है साल। आशावान आप काफ़ी नज़र आ रहे हैं। और अगर जम्मू कश्मीर के खासकर उद्योग जगत की अगर बात करें, क्योंकि आप यू आर इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन एसोचैम J&K, MSME और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की अगर बात करें, कितना प्रभाव उन्होंने इस वर्ष 2025 में छोड़ा है जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को लेकर? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करेंगे, जो एक स्टेडी 6 से 7% की ग्रोथ रहती है, आई एम श्योर कि जब ईयर एंड फिगर्स आएंगे वो 6 से 7% की ग्रोथ पे रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि नए इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप हुए हैं, बड़े यूनिट सेटअप हुए हैं, तो उससे जो लोकल इंडस्ट्री थी, जो एंसिलरी इंडस्ट्री का काम करती है, उनको भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिली है। और सरकार का भी सपोर्ट रहा है काफ़ी, जो न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम वगैरह का जिन्होंने बेनिफिट्स लिए हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंज्यूमर था उनको दिए गए हैं। तो इंडस्ट्रीज में ग्रोथ रही है। और जैसे कि अपना लॉजिस्टिक सेक्टर भी इम्प्रूव हो रहा है, आपने देखा है कि अब रेल श्रीनगर तक पहुंच गई है और सीमेंट अब डायरेक्ट श्रीनगर तक जा रहा है, और सीमेंट की काफ़ी फैक्ट्रीज हैं श्रीनगर में जहाँ से सीमेंट बाहर भी जा रहा है। तो ओवरऑल अगर इंडस्ट्रियल बात करेंगे तो आई थिंक जो एक 6-7% की स्टेडी ग्रोथ रहती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो साल के एंड में जो फिगर्स आएंगे वो देखने को मिलेगी। जिस तरह आपने रेलवे का जिक्र किया, कश्मीर तक ट्रेन तो पहुंच गई इस वर्ष, टूरिज्म के हवाले से एक बड़ी माइलस्टोन रहा है। लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस हमारे साजो सामान भी ट्रेन के जरिए पहुंच गया है। अनंतनाग तक परसों फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से फ्राइट ट्रेन भी पहुंची है। कितना प्रभाव इसका नजर आएगा? देखिए, इससे ये होगा कि कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स विल बी चीपर इन कश्मीर वैली। श्रीनगर को डायरेक्ट एडवांटेज होगा इसका, कश्मीर वैली को, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्दियों में, विंटर्स में हमने देखा था और बारिशों में हमने देखा था कि लैंडस्लाइड्स आती थी,
उससे क्या होता था कि रोड्स बंद हो जाती थी। अब जो ट्रक्स लेके आते थे सामान, वो जब स्टैंड बाय पे रहते थे तो उनका डेली होल्डिंग चार्ज रहता है। उससे क्या होता था, जो ज़रूरत का सामान है फिर वो महंगा होता रहता था और बहुत बार शॉर्टफॉल हो जाता था विंटर्स में, क्योंकि व्हीकुलर मूवमेंट बंद हो जाती थी। बट अब ट्रेन के जाने से आई थिंक ऐसा कोई शॉर्टफॉल सिचुएशंस नहीं आएंगे श्रीनगर में, और जो एक जेन्युइन प्राइसिंग पे वहाँ प्रोडक्ट्स मिलेंगे और लोगों को लार्जर मार्केट एक्सेस मिल रहा है वहाँ से। अब जो कश्मीर के लोग हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स में हैं, जो एग्रीकल्चर में हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर में अगर आप बात करें, एप्पल ग्रोवर्स हो गए और वॉलनट वाले हो गए या सैफरन वाले हो गए, इनको लार्जर मार्केट एक्सेस मिलेगा। और जो अभी हम फ्रेट कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं जो डेवलप हो रहे हैं, आई एम श्योर आगे जम्मू कश्मीर दोनों को बेनिफिट होगा उससे। इस वर्ष एक मेजर डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के हवाले से देखने को मिली है, पहली बार लाइमस्टोन ब्लॉक्स के ऑक्शंस यहाँ पर आए, कितना प्रभाव उसका यहाँ पर नजर आएगा? देखिए, लाइमस्टोन ब्लॉक्स जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। सो आई एम श्योर गवर्नमेंट ने साइंटिफिक तरीके से कि इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब ना हो उस हिसाब से ऑप्शंस करें। एंड प्रभाव ये आएगा कि बड़ी कंपनीज का रुझान इस तरफ होगा। अगर यहाँ लाइमस्टोन ब्लॉक्स जैसे ऑक्शन हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि काफ़ी बाहर की सीमेंट इंडस्ट्री की जो बड़े दिग्गज है उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करी है, कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट करा है, किसी को टेक ओवर करा है, और सीमेंट इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। एंड जो मैन पावर जो माइनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, जो मैन पावर होती है, वो कहीं ना कहीं वो भी एम्प्लॉयमेंट पे भी इफेक्ट आएगा। तो ओवरऑल इफेक्ट आएगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। जब लाइमस्टोन माइनिंग यहाँ होगी, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी, तो ऑब्वियसली जीडीपी भी बढ़ेगी। लिथियम के भंडार भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मौजूद है, किस प्रकार उनको बेहतर तरीके से टैप किया जाए ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था, एम्प्लॉयमेंट बेहतर हो सके? लिथियम वाला आई थिंक अंडर अभी सर्वे ही है, अभी तो उसमें स्टडी तो आई थी, बट अभी माइनिंग कैसे करेंगे और वो ऑक्शन कब होगा उस पर कोई अभी ऐसा क्लैरिटी नहीं है। बट आई एम श्योर कि जैसा कहा गया था कि सेकंड थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, जो रिपोर्ट आई थी रियासी साइड पे। सो आई एम श्योर जब भी वो भी ऑक्शन होंगे तो उससे भी ये जो इंडस्ट्री है फ्लरिश करेगी, क्योंकि जब लिथियम माइनिंग यहाँ होगी तो जो लिथियम आयन बैटरीज है और जो कंपनीज वो बनाते हैं, तो उनके लिए सेंसिबल रहेगा कि यूनिट्स भी उनके फिर जेएंडके में ही लगे हों। तो जैसे चलती हुई स्कीम्स हैं सरकारों की, तो कुछ ना कुछ उससे भी एम्प्लॉयमेंट पे और ओवरऑल जीडीपी पे बूस्ट आएगा। मानिक जी, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, पूरे भारतवर्ष की बात करें, जीएसटी 2.0 इस बार पूरी इंप्लीमेंट किया गया, कितना प्रभाव खासकर जम्मू कश्मीर में देखने को मिला? और खासकर न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम की अगर बात करें, उसके जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और खासकर जीएसटी लिंक बेनिफिट्स किस प्रकार जो ट्रेड कम्युनिटी और इंडस्ट्री से जुड़े लोग थे उनको बेनिफिट मिल पाया? देखिए, जीएसटी का बेनिफिट डायरेक्ट कंज्यूमर को काफ़ी मिला है। मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन फेज पे थी क्योंकि जुलाई अगस्त में फ्लड फेज से निकल रहे थे, बट फेस्टिव पीरियड आते ही जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने ये जीएसटी 2.0 की अनाउंसमेंट करी, तो एकदम फेस्टिव बाइंग को काफी बूस्ट मिला उससे। जैसे डिस्पाइट द ट्रम्प टैरिफ। डिस्पाइट द ट्रम्प टैरिफ, क्योंकि उससे क्या हुआ कि जैसे कार सेल्स बढ़ी, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फोन्स, टीवीज, इनकी सेल बढ़ी, और जो डेली यातायात के आइटम्स हैं वो काफी चीपर हो गई थी। आपकी मेडिसिन काफी तो जीरो टैक्स स्लैब में आ गई थी। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं जो एक आपका मंथली बजट था वो भी आपका बेटर आप मैनेज कर पाए उसको। जब आप मंथली अपने सेविंग बढ़ाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये होता है कि स्पेंडिंग बढ़ जाती है, एंड ओवरऑल वो एक सपोर्ट रहा है। आई थिंक जो लास्ट क्वार्टर अच्छा रहा है, आई थिंक वो उसी जीएसटी 2.0 की वजह से रहा है। और अगर हम लघु उद्योग की बात करें, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम सेक्टर की अगर बात करें, किस प्रकार वोकल फॉर लोकल की अगर बात करें, मेड इन इंडिया की अगर बात करें, उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। इसमें नो डाउट महिलाओं के समूह बने हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं बेहतर लिंकेज का प्रावधान दिया गया, सरकार की तरफ से कई स्कीम्स काम कर रही हैं, कितना फायदा? देखिए, काफी फोकस है हैंडलूम के ऊपर। पीछे हमने मीटिंग्स भी अटेंड करी हैं एसोचैम चेयरमैन श्रीनगर में, जिसमें फोकस सारा यही था कि जेएंडके के जो हैंडीक्राफ्ट है, पेंटिंग्स हैं, जो भी हैंडीक्राफ्ट है, मतलब जो भी आर्ट है, उसको ग्लोबल एक्सेस कैसे दिया जाए। और काफी फोकस रहा है, सरकार की स्कीम्स रहती हैं जिसमें जो ट्रेड शोज होते हैं उसमें भी फ्री स्टॉल्स दिए जाते हैं या कुछ रिन्यूमरेशन दी जाती है कि आप अक्रॉस इंडिया भी स्टॉल्स लगा सकें, प्लस ग्लोबली भी ट्रैवल कर सकें। और जेएंडके का हैंडीक्राफ्ट तो माना हुआ हैंडीक्राफ्ट है। जैसे कि अगर आप बात करें, जम्मू में बसोली पेंटिंग्स हैं, श्रीनगर में पेपर माशी है, वॉलनट कार्विंग्स हैं, फिर शॉल्स हैं, बसोली में भी शॉल्स का होता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी
कहीं ना कहीं जो ये थी जो हैंडलूम और जो आप लघु उद्योग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेबल रही है। इस वर्ष जम्मू कश्मीर के कई प्रोडक्ट्स को जीआई टैगिंग मिली है, कितना महत्वपूर्ण ये कदम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए? जीआई टैगिंग इंपॉर्टेंट इसलिए रहती है कि उससे एक वैलिडिटी हो जाती है प्रोडक्ट की, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेट कर रही है, सो जो बायर होता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब जैसे सैफरॉन को, राजमा को, बसोली आर्ट को, काफी चीजों को जीआई टैग मिला है। सो उससे क्या होता है कि जो उस रीजन में जहाँ जीआई टैग, अगर सपोज मैं भद्रवाह की बात करूं, अगर राजमा को जीआई टैग मिला है तो उधर फिर राजमा की प्रोडक्शन के ऊपर काफी फोकस आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। और जीआई टैगिंग होने से जो एंड में जो प्रोड्यूसर है आपका, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, क्योंकि जीआई टैग की वैल्यू भी बेटर मिलती है। जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू बेटर मिलती है, क्योंकि वो एक ऑथेंटिकेटेड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि मतलब ये ऑथेंटिक जिस एरिया का बात करी जा रही है उसी एरिया का प्रोड्यूस है, या हैंडीक्राफ्ट है, या आर्ट है। सो जीआई टैगिंग एक अच्छा स्टेप है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स काफी रहे हैं इस साल हैंडलूम्स को, और जो लोकल प्रोड्यूस है जैसे सैफरॉन, फिर ये राजमा, और जो आपका यहाँ पे लैवेंडर, इन चीजों को प्रमोट करने के लिए। इस वर्ष जब लैंडस्लाइड वगैरह के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर का बंद रहा, एक चुनौती ये भी नजर आई कि सेक्टोरल इम्बैलेंसेस, खासकर हॉर्टिकल्चर और एप्पल क्रॉप को लेकर कहीं ना कहीं ये चुनौती, खासकर काफ़ी जो एप्पल ऑर्चिड्स थे जो इसमें जुड़े हुए थे, बागवानी से जुड़े हुए, उनको इस चुनौती का सामना करना पड़ा। किस प्रकार इसको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है? अब ट्रेन से भी कई बार, या चाहे हम चेरी की बात करें, भेजी जानी शुरू की गई है, एक बड़ा स्टेप। देखिए सर, फ्रेट कॉरिडोर तो मैंने आपको जैसे बताया कि फ्रेट कॉरिडोर तो ऑलरेडी अनाउंस्ड है। रेल कनेक्टिविटी बेटर होगी है, फ्रेट ट्रेन जाएंगी, और कहीं ना कहीं जब हमारी रेगुलर इंटरेक्शंस होती हैं, ऑनरेबल सीएम साहब के साथ भी हुई हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस अब कोल्ड चेन को भी डेवलप करने के लिए है जेएंडके में, ताकि वेस्टेज रिड्यूस हो सके। क्योंकि गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और जो स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है हमारी, उनका फोकस ये है कि वेस्टेज ऑफ हॉर्टिकल्चर गुड्स कम से कम हो। सो कोल्ड चेन को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज लाई गई हैं, रीफर कैरियर्स हो गए जो कोल्ड कैरियर्स होते हैं, उसके बाद आपके कोल्ड कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स जो होते हैं, सीए स्टोर्स, जहाँ पे आप स्टोर कर सकें इनको, तो उनको कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा है। एग्रीकल्चर में भी गवर्नमेंट ने काफी पैसा लगाया है, काफी यूनिट्स डेवलप किए गए हैं जो स्मार्ट एग्रीकल्चर की इसके ऊपर किए गए हैं, और काफी लोगों को सपोर्ट और मेंटरशिप दी गई है कि कैसे प्रोड्यूस को बेटर कर सकें, कम एरिया के अंदर भी कैसे यील्ड ज्यादा कर सकें। तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं फोकस है कि क्योंकि अगर आप बात करें एप्पल की, तो जेएंडके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल है कंट्री में। सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के साथ साथ फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि वो ठीक से सप्लाई चेन उसकी अच्छे से मैनेज हो। अगर वो स्टोर अच्छे से नहीं होगा या ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं होगा, तो काफी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में ही, ट्रांजिट में ही खराब हो जाता है। तो जब ये कोल्ड चेन प्रॉपर आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा और ये फ्रेट कॉरिडोर इस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो हम श्योर ये आगे बेटर ही होगा जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए। मान लीजिए ये भी परसीव किया जा रहा है कि वर्ष 2025 में बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, लेकिन विडम्बना ये है कि उनमें से बहुत कम एग्जीक्यूट हुई हैं ग्राउंड लेवल पे। 2026 की अगर बात करें, क्या एक उम्मीद, क्या एक रोड मैप लेकर जम्मू कश्मीर का उद्योग जगत, डिफरेंट सेक्टर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगा? देखिए, गवर्नमेंट को कुछ 2 या 3 पिलर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, जिनके बेसिस पे वो जीडीपी को देखते हैं कि ग्रो कर सके। मेरे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट पिलर टूरिज्म रहेगा। सो अब जब अगर आप टूरिज्म की बात करें, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कोई ना कोई अब फ्रेश डेस्टिनेशंस डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो सेम ओल्ड स्टोरी को रीपैकेज करके हम बार बार नहीं बेच सकते। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा कि कोई जो नई पॉलिसी है, उमर साहब ने अनाउंस भी करी थी बजट में, कि टूरिस्ट सर्कल डेवलप किया जाएगा। सो जम्मू और श्रीनगर साइड, चिनाब वैली साइड, मतलब काफी लोकेशंस हैं। अगर आप रजौरी पुंछ की भी बात करें, वहाँ बुड्ढा अमरनाथ जी हैं, और काफी लोकेशंस हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है। सो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं नई लोकेशंस एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, और सिर्फ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से वो लोकेशन चलना नहीं शुरू होगी कि लोग वहां जाना शुरू होंगे। गवर्नमेंट को प्रमोट भी करनी पड़ेगी, और लोकल्स को भी आगे बढ़ चढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि एक होलिस्टिक एफर्ट रहेगा लोकल पॉपुलेशन प्लस गवर्नमेंट का, तब जाके वो एक जो डेस्टिनेशन होती है वो फिर चलना शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं नई डेस्टिनेशंस देखनी पड़ेंगी। एक जो दूसरा पिलर मैं सोचता हूँ कि एक एक्सेस टू फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों, 2025 में एक्सेस टू फाइनेंस मतलब ठीक था, इतना बढ़िया नहीं था, उम्दा नहीं था, एंड लोगों ने प्रॉब्लम सफर करी हैं, छुपी हुई नहीं है। वॉर हुई, पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद फ्लड्स आए। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पहले भी स्कीम्स लाती थी। अगर एक्सेस टू फाइनेंस बेटर कर सकें, जिसमें लो इंटरेस्ट की स्कीम्स हो, या स्टार्टअप्स को प्रमोशन के लिए कुछ लोन्स दिए जाएं, या जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैटरल फ्री लोन्स होते हैं, उस तरह का कुछ नए इनिशिएटिव लाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बाकी कंट्री के साथ compete करें, तो हमको कहीं ना कहीं अपना पुराने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और स्टार्टअप्स को और प्रमोट करना चाहिए। स्टार्टअप्स को मेंटरशिप की जरूरत है। मैं हर बार कहता हूँ कि यहाँ पे स्टार्टअप्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो एक दूसरे को फॉलो बहुत करते हैं, बट आई थिंक अगर राइट मेंटरशिप मिली हो। अगर हम टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म में कोई इतने बढ़िया स्टार्टअप्स हमें दिखे नहीं है, तो अगर टूरिज्म में कुछ स्टार्टअप्स आना शुरू हो, उससे काफी फर्क पड़ेगा। वेयर हाउसिंग पॉलिसी हम काफी देर से सुन रहे हैं, आ रही है। वेयर हाउसिंग पॉलिसी इंपॉर्टेंट है स्टेट की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वेयर हाउसिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा आपने कहा कि जब रोड्स बंद होती हैं, तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट होता है वो खराब भी होता है, काफी डैमेज भी होता है। अगर प्रॉपर वेयर हाउसिंग हो, लास्ट माइल फर्स्ट माइल डिलीवरी के ऊपर फोकस किया गया हो, तो हमें इतना ट्रांसपोर्टेशन हम बेटर प्लान कर सकते हैं। जब हमें पता है कि हम सीजनैलिटी पे चल सकते हैं, फिर जब हमें पता है कि ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन से पहले हम स्टोरेज कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि स्टोरेज फैसिलिटीज ही नहीं है JNK के अंदर। तो आप एक लिमिटेड, आप एक, अगर आप कोई ट्रेडर होगा या एक इंडस्ट्री होगी, वो उनके पास लिमिटेड स्पेस है, वो अपनी स्पेस से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, और उनको मार्केट का ट्रेंड पता है कितना है। बट जब वेयर हाउसेज हो, तो आप बेटर प्लान कर सकते हो अपना जो आपका लॉजिस्टिक्स है। और कहीं ना कहीं आई थिंक इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं बाहर से। सो जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, सरकार को ये देखना चाहिए कि उनको भी फॉर एक्सपेंशन, रिजुविनेशन, कुछ ना कुछ पैकेज एक देते रहना चाहिए, जिससे जो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री चलेगी तो ओवरऑल यूटी डेवलप होगी। बाहर से इंडस्ट्रीज आ रहा है, वो वेलकम है, बट कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 3-4 आई थिंक पिलर्स हैं जिन पे सरकार को फोकस करना चाहिए 2026 में। मानेंगे चलते चलते 2025 में जम्मू कश्मीर में 22 पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद हुआ, और फिर फ्लड्स ने तबाही जम्मू में कश्मीर में मचाई है। डिस्पाइट दैट, किस प्रकार, चंद शब्दों में द क्रक्स, उद्योग जगत को किस नजरिए से देखते हैं, बिल्कुल ब्रीफली अगर देखा जाए तो ओवरऑल, मतलब जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं, तो चैलेंजेस, वी आर अकस्टम्ड टू चैलेंजेस। डिस्पाइट चैलेंजेस अच्छा साल रहा है। एक्सपेक्टेड से, मतलब उम्मीद से थोड़ा कम रहा है, बट अच्छा रहा है, इतना बुरा भी नहीं रहा। एंड होपफुली 2026 बेटर रहेगा 2025 से। एक पॉजिटिव नोट पे आपने अपना वक्तव्य खत्म किया, और हम आशा करते हैं कि वाकई 2026 नई उम्मीदें, नई आशाएं लेकर जम्मू कश्मीर में आए, और जम्मू कश्मीर का उद्योग जगत, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रेडर्स और बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर फले फूलें, और जम्मू कश्मीर तरक्की और उन्नति की राह पर गामजन हो। मानिक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।